एक क्वेश्चन और हमारे पास, यदि 5 जनवरी 1991 को दिन शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये हमारे कैलेंडर वाले सवाल हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि यदि हमें ये पता है कि यदि कोई साल जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन को ख़त्म होता है, लेकिन अगर वो लीप ईयर है तो एक दिन आगे जा कर के ख़त्म होता है। इसलिए अगर हम ये मान के चलें कि हमारा देखिए 1991 क्या हमारा लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 4 से डिवाइड पूरा पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जो 5 जनवरी को है, 5 जनवरी यानी 1 जनवरी को जो रहा होगा दिन वही दिन रहा होगा 1992 में भी 1 जनवरी को। तो 5 जनवरी को जो दिन था वो दिन हमारे पास, यानी कि 5 जनवरी 1991 को वो शनिवार, पेन दूसरा ले लेते हैं, तो 5 जनवरी 1992 को भी तो दिन यही होगा, को भी शनिवार होगा। ये लीप ईयर है, लेकिन अगर जनवरी के बाद फरवरी पूरी निकल जाती, मार्च में होता, तब ये दिन आगे पीछे हो सकते थे। लेकिन क्योंकि भाई फरवरी ही तो हमारी एक दिन एक्सटेंड होगी, इसलिए यहाँ पर क्या है, हम जनवरी में है। तो जनवरी में है तो हमें क्या होगा कि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 5 जनवरी 1992 को भी शनिवार ही होगा। हमें आंसर जो निकालना है वो निकालना है 3 मार्च 1992 का। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जनवरी में कितना दिन बचा। हमारे पास जो जनवरी में बचा, जनवरी के अंदर 31 की होती है तो 26 दिन ही बच गए। अच्छा, फरवरी में कितने दिन बच गए, फरवरी में हमारे पास 29 की होगी फरवरी, क्योंकि 1992 लीप ईयर है। चलिए, और मार्च कितने दिन होगा, क्योंकि 3 मार्च को पूछ रहा है तो 3 दिन ये भी हम ले लेते हैं। कितने दिन हो गए, 3 18 8 2 2 4 1 58 डेज़। टोटल कितने दिन हो गए, 58 डेज़, 58 दिन हो गए। 58 को हम क्या करते हैं, 58 को हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 8 56, रिमाइंडर कितना, 2 दिन यहाँ पर हमारे पास बच रहे हैं। तो हमारा जो पहला दिन होता है सोमवार, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मंगलवार। तीसरा दिन होगा बुधवार। तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर जो बचता है, हमें रिमाइंडर से मतलब था, तो रिमाइंडर हमारा 2 बचा, यानी कि 2 दिन एक्सटेंड हो गया। तो यानी कि सोमवार मंगलवार, यानी कि दिन कौन सा हो गया, वो जो होगा वो हमारे पास ये दिन निकल कर के आएगा मंगलवार। यानी कि 3 मार्च 1992 को जो दिन होगा वो होगा मंगलवार। ये आंसर इसका आएगा। दोस्तों, एक सवाल और हमारे पास ये आ गया, किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि संख्या के अंश में 17 और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है। संख्या ज्ञात करिए। ये सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा जैसा सवाल कहता जाए वैसा वैसा करते जाइए, सॉल्यूशन आपके पास होगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। माना संख्या का अंश मान लेते हैं x है। जब हमारा अंश है x, अब ये सवाल में क्या कहा गया है कि हर उसके अंश से 8 अधिक, यानी हर 8 अधिक है, तो हर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा x + 8। यही होगा। संख्या क्या हो जाएगी, देख लेते हैं। संख्या क्या हो गई, संख्या हो गई हमारी अंश बटा हर, यानी कि x + 8। अब यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है सवाल के अंदर। सवाल में कहा जा रहा है कि यदि अंश में 17 और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या हमारे पास है, अंश में हमने 17 बढ़ा दिया और हर में हमने 1 बढ़ा दिया, तो संख्या का मान होता है 3/2। सवाल के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं। इसको अब हम हल करेंगे तो हो जाएगा x + 17, ये हो जाएगा x + 9 = 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की x में करेंगे हो जाएगा 2x जमा 17 दूना 34 बराबर हो जाएगा 3x जमा का 9 3 27। तो हो जाएगा ये 2x, इधर से ये आएगा तो माइनस का 3x = हो जाएगा 27, माइनस का हो जाएगा 34। ये -1x = इसमें से घटाएंगे 17 7 34 माइनस का 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। x क्या था, x हमारा था अंश, यानी कि अंश हमारा है
अंश को हमने x माना था, यानी कि अंश की वैल्यू क्या आ गई 7। हर हमारे पास क्या हो गया, हर हमारा था x + 8 मीन्स 7 + 8 = 15। तो संख्या हमारे पास क्या है, हमारे पास जो संख्या है वो यही तो थी, अंश बटे हर। अंश हमारा है 7, हर है हमारे पास 15, तो ये हमारा संख्या आ गई 7/15। इस तरह से क्वेश्चन और दोस्तों हमारे पास है, एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र विफल यानी कि फेल हो गए। परीक्षा में कुल कितने छात्र हुए। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, उत्तीर्ण छात्र कितने हैं जी, उत्तीर्ण छात्र जो हैं वो है 94%। इसका मतलब ये हुआ कि जो विफल छात्रों की परसेंटेज है, वो विफल छात्र जो हैं, छात्रों की जो परसेंटेज है वो है 6%। यानी कि अगर हम मान लें, हम माना कुल छात्र यानी कुल छात्रों की संख्या बराबर x है, तो हम जब x का 6% निकालेंगे, ये किसके बराबर है जी, ये 33 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है 33। ठीक है, कोई इशू नहीं है। x बराबर क्या हो जाएगा, 33 गुना ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/6। इसको अब काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। क्या बचा हमारे पास, x के बराबर क्या आ गया, 11 गुना 50 बराबर 11 पंजे 55। x क्या था हमारा, कुल छात्र, कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई, कुल छात्रों की संख्या जो हमारे पास आ गई वो आ गई 550। यानी परीक्षा में कुल 550 छात्र जो हैं वो सम्मिलित हुए थे। यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर देते हैं, जैसे जैसा सवाल बोले उस तरह से हम करते रहें। चलिए अब हम मान लेते हैं कि एक जो किताब है उसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। माना एक किताब का बिक्री मूल्य 1 रुपया, एक किताब का बिक्री मूल्य 1 रुपया, तो 8 किताब का बिक्री मूल्य बराबर 8 रुपये होगा और 10 किताब का बिक्री मूल्य बराबर कितना होगा जी, 10 रुपये। यहाँ पर क्या कहा गया है, 10 किताबों का क्रय मूल्य, 10 किताबों का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य 8 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 किताबें हमने परचेज की वो 8 किताबों के विक्रय मूल्य यानी कि 8 रुपये की खरीदी होगी। ठीक है, क्रय मूल्य हमारे पास पता चल गया, विक्रय मूल्य भी पता चल गया। यानी कि 10 किताबें जो हमने खरीदी होगी वो हमने 8 रुपये की खरीदी होगी और बेची कितने की, 10 किताबें हमने 10 रुपये की बेच दी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 चीज़ें पता चल गई, एक तो हमें क्रय मूल्य पता चल गया, एक विक्रय मूल्य पता चल गया। अब हमें पता है कि 8 रुपये की खरीदी थी, 10 रुपये की बेची है, तो भाई ज़्यादा में बेची है तो हमें लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, देखिए लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, इसमें विक्रय मूल्य, लाभ कैसे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य गुणा 100। चलिए विक्रय मूल्य हमारे पास क्या है, विक्रय मूल्य है 10 रुपये माइनस 8 रुपये बटे 8 गुणा 100। क्या आ जाएगा जी, ये जाएगा 2/8 गुणा 100। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20 बराबर कितना आ गया जी, 25%। यानी कि लाभ प्रतिशत कितना आ गया, लाभ प्रतिशत जो आ गया वो आया 25%। यही तो पूछा गया था हमसे। हो गया क्लियर। एक क्वेश्चन और हमारे पास आ गया, यदि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपये है तो 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं, जैसा जैसा सवाल बोले वैसा करते रहिए। 6 लोगों की 15 दिन की जो मजदूरी है वो है 2100 रुपये, तो हम मान लेते हैं 9 लोगों की 12 दिन की जो मजदूरी होगी वो x रुपये होगी।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 गुना 15 गुना x हो जाएगा 2100 मल्टीप्लाई 9 गुना 12। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर होगा 2100 गुना 9 गुना 12 बटे 6 गुना 15। काट देते हैं इसको। 6 कम 6, 6 दुना 12, 3 तियाँ 9, हमारे पास है 2100 गुना 3 गुना 2 बटे हमारे पास है 5। काट देते हैं इसको भी। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1 50 10 होगा, 5 दुना 10 ही हो गया। 420 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 दूना 6 दूना 12 और 6 चौक 24 और 1 25, ये 0। तो x क्या था हमारा, यानी कि 9 पुरुषों की 12 दिन की जो मजदूरी होगी वो होगी 2520 रुपये। यही आंसर होगा हमारा। दोस्तों ये क्वेश्चन और हमारे पास आ गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा गया है। यदि आंकड़ों की माध्यिका 63 है तो x का मान ज्ञात करो। अब देख लेते हैं, यहाँ पर हमें सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि n कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हमारे पास n की वैल्यू, n हमारे पास यहाँ पर है 10, तो अगर हमारे पास n हमारा इवन नंबर है, उस कंडीशन में हम माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका बराबर होता है तो ये होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2, यानी कि n की वैल्यू हमें है, काउंट कर लिया हमने, कितने हैं जी, ये 10 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10/2वां पद प्लस ये लिखेंगे हम 10/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5th और ये हो जाएगा 6th। 2 1 2, 2 5 10 हो गया, तो 6 हो जाएगा ये बाई 2। 5वां कौन सा है, यानी कि 1 2 3 4 5, 5वां पद हमारे पास है ये और छठा पद है ये, यानी कि x और x प्लस 2 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और ये किसके बराबर है, ये लिखा हुआ है 63 के बराबर है, इक्वल टू ये 63 के बराबर है। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आएगी वो होगी x 2x प्लस 2, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 126 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हो जाएगा 2x इक्वल टू 126 माइनस 2, सो 2x इक्वल टू 124। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 124 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कर दें, 2 6 12 और 2 दूना 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 62। हमें x की वैल्यू ही पूछा था, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 62। दिस इज आंसर। इस तरीके से हम इसका यहाँ पर हमारे पास एक सवाल आ गया, यदि a/b इक्वल टू 3:4 और b/c इक्वल टू 6:7 हो तो a/b/c का मान ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देख लेते हैं हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a/b/c निकालना है, तो हम सबके नीचे सबकी वैल्यू रख देते हैं, a/b की वैल्यू रख देते हैं। a/b की वैल्यू 3:4 थी, हमने 3:4 रख दिया। b/c की वैल्यू है 6:7, ये हमने रख दिया। अब क्या करना है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 4 है तो इसके बगल में यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए, ये 6 है तो इसके बगल में आप यहाँ पर 6 लिख दीजिए, और कुछ नहीं खास करना। अब करना सिर्फ इतना है, ये 7 है तो इन सब की मल्टीप्लाई करके लिख दिए। 6 तियाँ 18, 6 चौक 24 और 7 चौक 28, और इसको छोटा कर दीजिए जिससे कट जाए, जिससे डिवाइड हो जाए, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होगा तो 2 निम 18, 2 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 चौक 8, तो ये हमारा हो जाएगा a/b/c बराबर जो होगा 9:12:14, ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों यहाँ पर भी हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यदि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। स्वयं का दुगना होना मतलब उसका इंटरेस्ट भी उतना ही हो जाए, जितना प्रिंसिपल है, जितना कि मूलधन है उतना ही उसका प्रिंसिपल हो जाए, तभी तो दुगना होगा। और हम साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, ब्याज बराबर हम निकालते हैं
मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये हम निकालते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल के अंदर कहा जा रहा है कि उसका ब्याज उसके मूलधन के बराबर हो जाए, यानी कि ये हम मान लेते हैं, यानी कि ये भी प्रिंसिपल है, ये हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, ये इक्वल हो जाए। चलिए कर देते हैं इसको फटाफट। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100p इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। हमें क्या निकालना है, टाइम, हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है जी, 25 साल है, ठीक है, नो इशू। आर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100p बटे 25p बराबर हो जाएगा आर। पी से पी कैंसिल हो गया, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 4 बराबर हो गया आर। यानी कि हमारे पास क्या हुआ कि रेट जो आ गया, दर आ गई, रेट बराबर हो गया 4%, यानी कि दर बराबर हो गई 4%। इसका आंसर हो गया 4%। फटाफट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करना है हमें। यानी कि हम एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। ये मान लीजिए हमने एक वृत्त बना लिया, एक मिनट ये टेढ़ा हो गया था, ये हमने एक बना लिया, इसका एक सेंटर पॉइंट हमारे पास है। अब एक जीवा हमने खींच दी, ये हमने खींच दी। तो दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर एक जीवा खींच दी, एक वृत्त है, वृत्त के अंदर हमने एक सेंटर पॉइंट ले लिया, यहाँ से वृत्त के अंदर हमने एक सेंटर पॉइंट ले लिया, यहाँ से एक जीवा हमने खींच दी, जीवा का नाम हमने दे दिया ए और बी। ये हमारे पास ओ सेंटर पॉइंट है। मान लीजिए हमारे पास ये जो ये कटती है, ये हम मान लेते हैं एम पॉइंट पर काटती है, ठीक है। और एक चीज़ हमें यहाँ बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा कि जीवा पर वृत्त के केंद्र से जब हम कोई लंब डालते हैं, कोई हमने एक लंब डाला है जीवा पर, तो ये जीवा जो है हमारी जीवा को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है, 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता है। यानी कि जीवा हमारी ए बी कितनी थी, ए बी हमारे पास है 16 सेंटीमीटर, तो ए एम कितना हो जाएगा, ए एम बराबर एम बी बराबर हो जाएगा 8, इसका हाफ हो जाएगी। तो एक चीज़ हमें ये पता चल गया कि ये हमारे पास जो है ये है 8 सेंटीमीटर। ये हमें पता चल गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि इस पॉइंट से सर्कल के परिधि पर जो आ रहा है ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो हमें निकालना क्या है, यही तो निकालना है, ये निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं फटाफट। इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। यही फार्मूला तो यूज़ होगा, पाइथागोरस थ्योरम ही तो यूज़ होगी। पाइथागोरस थ्योरम कर्ण क्या है, ए ओ है, यानी कि ए ओ का स्क्वायर, लंब क्या है, ओ एम है, ओ एम का स्क्वायर, आधार क्या है, ए एम का स्क्वायर। यही तो है, वैल्यू पुट कर देते हैं। ये है 10 का स्क्वायर, ओ एम हमें पता नहीं है, ओ एम को ओ एम ही लिख देते हैं। आधार क्या है, ए एम 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 10 दहा में 100 ओ एम स्क्वायर 8 2 64, तो हो जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। तो 64 घटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, 64 से 36 बचेगा ओ एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 36 बराबर हो जाएगा ओ एम, तो 6 आ जाएगा ओ एम। यानी कि केंद्र से जीवा की जो दूरी है ओ एम, वो हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। ये हो गया ओ एम बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। यही हमारा होगा आंसर। इस तरीके से दोस्तों हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो यूपी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में गणित के प्रश्न पूछे गए थे। उन सभी का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दिया। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको